हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की जॉब के बारे में। किसके बारे में? जॉब के बारे में, कि वो जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर में आप जॉब कौन सा करेंगे। मतलब आप एएमई के तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, एएमई का ट्रेनिंग लेते हैं 147 बेसिक मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आप जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आप किस लेवल पे एंट्री करोगे, आप स्टार्टिंग कैसे होगी और कौन से ऑर्गेनाइजेशन में होगी। ये इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में होगी। ये कुछ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं नाम दे रखा हूँ। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा दूसरा वीडियो में कि कितना ऑर्गेनाइजेशन है वो डीजीसीए वेबसाइट से निकाल के। ओके, आज हम इसके बारे में मैं बात करेंगे, लेकिन ऐसे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप काम करने वाले हो। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए आप क्या काम करेंगे और स्टार्टिंग क्या होगी। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि आप क्या जॉब रोल रहेगी, स्टार्टिंग एंट्री कैसे होगी आफ्टर ट्रेनिंग। तो जो भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहता है, उसको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ता है सपोर्ट स्टाफ। आज सपोर्ट स्टाफ, और सपोर्ट स्टाफ का मतलब क्या होता है? सपोर्ट स्टाफ का मतलब होता है ओनली कैरी आउट मेंटेनेंस, नॉट एलिजिबल फॉर सर्टिफाइंग एयरक्राफ्ट पार्ट्स और एयरक्राफ्ट सिस्टम आफ्टर मेंटेनेंस। मतलब ये ओनली क्या करेगा? मेंटेनेंस करेगा। ठीक है, सर्टिफाई नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ मेंटेनेंस करेगा। तो इसको क्या मिलेगा? मेंटेनेंस एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ठीक है, और यह एक्सपीरियंस के बेसिस में आगे जाके ये सर्टिफाइंग स्टाफ बनने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको टाइप रेटेड लाइसेंस मिलेगा और ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइजेशन देगा। ओके, वो आगे की बात है। तो आपको स्टार्टिंग में तो इतना नहीं सोचना चाहिए, आज सपोर्ट स्टाफ ही सोचना चाहिए। आज सपोर्ट स्टाफ मतलब ट्रेनी टेक्नीशियन, जिसको आप अप्रेंटिसशिप पोस्ट भी बोलते हो। ठीक है, आप ट्रेनिंग में रहते हो इसमें। दूसरा, आपका कुछ अप्रेंटिसशिप 1 साल का 6 महीने का होने के बाद भी आप टेक्नीशियन बन जाते हैं, या कहीं पे जूनियर टेक्नीशियन आपका यहाँ पे जॉब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तीसरी बात, कहीं सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट होती है, कहीं ट्रेनिंग इंजीनियर पोस्ट होती है, कहीं कहीं पे आज मैकेनिक्स रखते हैं, कहीं कहीं पे आज हेल्पर भी रखते हैं। तो आपको एंट्री करना है। और कहीं कहीं जगह में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन शॉर्टली एएमटी भी बोला जाता है, खास करके अमेरिकन कंट्रीज में। ठीक है, तो आपका एंट्री आज ट्रेनी टेक्नीशियन या अप्रेंटिसशिप होती है। यहाँ पे तो आपको सैलरी मिलेगा या सैलरी नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। कहीं कहीं पे आपको अप्रेंटिस पेड भी होता है, पैसे मिलता है, कहीं कहीं पे आपको पे भी करना पड़ता है। ठीक है, याद रखना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप मेंटेनेंस कर रहे हैं एज ए टेक्नीशियन की बेसिस में, और यहाँ पे एक तरह से आप ट्रेनिंग ही ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है ये। ठीक है, इसके बाद आपका कुछ साल होने के बाद 6 मंथ्स या 1 ईयर होने के बाद, एटलीस्ट 1 ईयर, ठीक है, या एटलीस्ट 6 मंथ भी हो जाता है, तो आप कहाँ पे चले जाते हैं? आप चले जाते हैं टेक्नीशियन या जूनियर टेक्नीशियन। यहाँ पे जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो जॉब के बेसिस में जाते हैं। आपका एक जॉब रोल होता है। जॉब रोल क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, तो आपका ये पोजीशंस हो गया ट्रेनी टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, ट्रेनी इंजीनियर, मैकेनिक्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ऐसे टाइप का पोस्ट। ये करते क्या है? ये सिर्फ मेंटेनेंस करते हैं, और ये बिलोंग करते हैं कुछ ना कुछ एक लाइसेंस की कैटेगरी को। ठीक है, आपको ये चीज पहले से भी पता है। कैटेगरी ए, B1, B2, B3, कैटेगरी सी, ऐसे टाइप का लाइसेंस है कैटेगरी, जिसको आप बिलोंग कर रहे होंगे, उसमें आपको एक्सपीरियंस लेना है। जैसे आप B1.1 को बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको मैं अप्रेंटिसशिप के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करवा दूं, तो आप किसके ऊपर काम करेंगे? जिस एयरक्राफ्ट के ऊपर एरोप्लेन और टरबाइन वाला सिस्टम हो, मतलब जिस एयरक्राफ्ट में टरबाइन इंजन फिट होगा उसके ऊपर आप काम करेंगे ना कि किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर अगर एरोप्लेन है
एरोप्लेन है और उसमें पिस्टन इंजन फिट है, तो फिर वो 1B1.2 में आ जाता है। तो आपको ये चीज के ध्यान रखना है कि जब भी आप अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं, जब भी आप अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं, तो आपको ये चीज याद रखना है कि आपका लाइसेंस कौन सा है, B1.1 है या B2 है, क्या है। कि जैसे B1.1 है तो आपको एरोप्लेन प्लस टरबाइन इंजन फिट हुआ वाला एयरक्राफ्ट के ऊपर ही अप्रेंटिसशिप में जाना है और एक्सपीरियंस गेन करना है। तो आगे जाके वो एक्सपीरियंस काम आने वाले है उसमें आपका B1.1 का टाइप रेटिंग लाइसेंस लेने में। ठीक है, आप अगर B1.2 का लेंगे तो आपकी शायद हेल्प ना हो सके, तो आपको फिर B1.2 का टाइप रेटिंग लाइसेंस लेना पड़ सके। ठीक है, वैसे ही आप अगर B2 में जाएंगे तो आपको याद रखना है, आपको काम एवियनिक्स सिस्टम, आपको काम इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इनके ऊपर किया जा रहा होगा। ठीक है, तो आपका लॉगबुक में जब भी एंट्री होगा तो ये चीजें आप ध्यान में रखना है। ठीक है, कि आपका लाइसेंसिंग का आप CR66 में ऑलरेडी पढ़े हैं कि आपका लाइसेंस है तो उसका एक सर्टेन प्रिविलेजेस है, लेकिन आपका लाइसेंस बिलोंग करता है एक सर्टेन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट को। ओके, कि एयरक्राफ्ट में कॉम्बिनेशन क्या है, पावर प्लांट और वो एयरफ्रेम का। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आज आपको स्टार्ट करना है सपोर्ट स्टाफ। अभी बात करते हैं आप सपोर्ट स्टाफ बनने के लिए कब एलिजिबल होते हैं। जब भी आप CAR 147 बेसिक मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जॉब के लिए एज ए टेक्नीशियन। आप एलिजिबल हो जाते हैं एज ए जॉब के लिए, किस रोल के लिए, टेक्नीशियन के लिए। लेकिन उतना काफी नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, सारे मॉड्यूल्स क्लियर नहीं होता है, इसलिए उतना ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होते, उतना कॉम्पिटेंट नहीं होता है, इसलिए आपको एयरलाइंस कंडीशन रखता है किस चीज की, अप्रेंटिसशिप की। ठीक है, अप्रेंटिसशिप करना पड़ता है। आपका लक अच्छा है तो आप डायरेक्ट टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। तो एक टेक्नीशियन बनने के लिए, एक सही सपोर्ट स्टाफ बनने के लिए, मतलब मेंटेनेंस सही तरीके से करने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग सही तरीके से लिया हुआ रहना चाहिए, ये पहली कंडीशन। दूसरी बात, जब वो CR 147 बेसिक मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप COFR गेन कर लेते हैं तो उसके साथ आपके पास क्या होता है, मॉड्यूल्स होता है, तो वो प्रूफ देता है आपके पास काफी नॉलेज है। ठीक है, तो जो मॉड्यूल होगा उसके ऊपर नॉलेज है, वो आप प्रूफ कर देते हैं मॉड्यूल्स लेके। ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीट किए, ज्यादा मॉड्यूल्स नहीं या कोई भी मॉड्यूल्स नहीं है, आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन है ट्रेनिंग की, तो भी आप काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं सपोर्ट स्टाफ के लिए। ठीक है, याद रखना कि आपके पास मॉड्यूल ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो मॉड्यूल हो तो आप प्रूफ करते हैं कि आपके पास नॉलेज है। ठीक है, मॉड्यूल नहीं है तो भी आप ये चीजें कर सकते हैं, कुछ स्किल्स है वो गेन करना पड़ता है। क्या है वो, ट्रबल शूटिंग स्किल्स। हर कोई क्या करता है, AIME कॉलेज में पढ़ाई करता है और काफी नॉलेज गेन करता है, ये क्या है, वो क्या है, ये एयरक्राफ्ट का ये पार्ट है, वो पार्ट है। तो आप एयरक्राफ्ट के पार्ट्स के बारे में नॉलेज, एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चर्स के बारे में, सिस्टम्स के बारे में सिर्फ नॉलेज ले लेते हो और सोचते हो कि मेंटेनेंस इंजीनियर बन जाओगे, उससे काम नहीं चलेगा। आपको ये स्किल्स डेवलप करना है। आप जरूरी नहीं कि एयरक्राफ्ट के सारे स्ट्रक्चर, पावर प्लांट, एयरफ्रेम सबके बारे में जान जाओ, नहीं, आप कम से कम जानो, लेकिन उनकी आप क्या करने वाले हो, आप उनकी करने वाले हो मेंटेनेंस। तो आप मेंटेनेंस करने वाले हो तो मेंटेनेंस तभी कर पाओगे, जैसे कोई डिफेक्ट आया तो आप ट्रबल शूट कर पाओगे और फाइंड आउट कर पाओगे कि रूट कॉज क्या है उस डिफेक्ट का, तभी तो आप में काम करोगे।
आपको इंजीनियर का लायक माना जाएगा, हाँ कि नहीं? तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कभी भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में आप जो भी चीजें सीख रहे हैं तो उसमें आप सीखने के साथ साथ उसमें मेंटेनेंस रिलेटेड स्किल्स भी गेन करें, ठीक है? मेंटेनेंस रिलेटेड स्किल्स भी गेन करें, उसकी कैसे मेंटेनेंस होती होगी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता होगा, उसकी प्रॉब्लम्स आती है तो फाउंड आउट कैसे करें। उसके लिए सीधी सी बात है, मेरा जितना नॉलेज है उसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको जो मटेरियल्स के बारे में नॉलेज पढ़ाया जाता है, खास करके ये मॉड्यूल 6 में पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो ये जो मॉड्यूल 6 में पढ़ाया जाता है तो मटेरियल्स की नॉलेज सारे के सारे कैटेगरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मटेरियल की नॉलेज, एयरक्राफ्ट मटेरियल्स एंड हार्डवेयर की नॉलेज, ठीक है? हजारों 50,000 60,000 70,000 तक की एयरक्राफ्ट में पार्ट्स यूज हुआ है, उतना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज हुआ है। तो मटेरियल की जितनी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगी आपको एयरक्राफ्ट के बारे में ज्यादा जानकारी होगी, ट्रबल्स के बारे में, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कौन सा मटेरियल में क्या करेक्शन लगता है, कौन सा मटेरियल क्या स्ट्रेंथ देता है, कौन सा मटेरियल कितना दिन लाइफ टाइम मेंटेन करता है, ठीक है? सब कुछ, कौन सा मटेरियल कौन सा एनवायरनमेंट में किस तरीके से, वो सब पता चल जाएगा, ठीक है? दूसरी बात, आप मटेरियल की नॉलेज से ही नहीं चलेगा, दूसरी बात है एयरक्राफ्ट ड्राइंग्स के बारे में। एयरक्राफ्ट में वो मैकेनिकल का हो तो मैकेनिकल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल का हो तो वो सर्किट डायग्राम, ठीक है? या वायरिंग डायग्राम्स, ठीक है? इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, अभी पायलट ने आपको पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट बुक, ठीक है? पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट बुक, उसमें डिफेक्ट का रिपोर्टिंग करता है, या कोई भी प्रॉब्लम है आपको फाइंड आउट करना है, कोई डिफेक्ट है उसको सॉल्व करना है, तो पहले आपको एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस डाटा जो है, एयरक्राफ्ट के जो मेंटेनेंस डाटा है उसमें रहता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट मेंटेनेंस मैनुअल, ठीक है? स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल या कंपोनेंट मेंटेनेंस मैनुअल, ऐसे बहुत सारी चीजें, ये सबको मेंटेनेंस डाटा ही बोलो। तो ये मेंटेनेंस डाटा प्रॉपर तरीके से यूज कर पाओगे और मेंटेनेंस कर पाओगे, ट्रबल शूट कर पाओगे, ठीक है? तभी कर पाओगे जब आपके पास एयरक्राफ्ट की ड्राइंग्स की बेहतर नॉलेज होगी, ड्राइंग्स को अंडरस्टैंड करने की, ठीक है? आपको ड्राइंग से पता चल जाएगा कौन सा पार्ट एयरक्राफ्ट की कहाँ पे है, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, और कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ट्रबल शूट की नॉलेज, ट्रबल शूट ये वाला ट्रबल शूटिंग वाला स्किल अप्लाई करके रूट कॉज पकड़ सकते हो। तो हमेशा पता करना कि कोई भी प्रॉब्लम है तो ब्लाइंडली ये होगा वो होगा, ये से मेंटेनेंस कर देंगे ठीक हो जाएगा, वैसे ये नहीं होता है, ठीक है? उसके लिए आपको ट्रबल शूट करना है मेंटेनेंस डाटा को यूज करके, ये बात याद रखना, आपको याद रखना, हमेशा के लिए काम आएगा कि आपको ट्रबल शूट करना ही है मेंटेनेंस डाटा को यूज करके, और ये मेंटेनेंस डाटा को यूज करके वो ट्रबल शूट कर पाओगे और उसका मेंटेनेंस कर पाओगे, डिफेक्ट रिपोर्ट कर पाओगे, रेक्टिफाई कर पाओगे, तभी जब आपके पास ये तीन चीजें बेहतर तरीके से होगी, मटेरियल नॉलेज, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर की नॉलेज और एयरक्राफ्ट की ड्राइंग्स के बारे में नॉलेज। मेरा जितना कहना है, पहली चीज तो ये कौन सा पार्ट में क्या यूज मटेरियल यूज है, दूसरा ड्राइंग्स रीडिंग क्विकली होना चाहिए, और तीसरी चीज एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। आपके पास सिस्टम्स के बारे में नॉलेज कम से कम हो सकता है, लेकिन अगर एयरक्राफ्ट मटेरियल्स का नॉलेज, एयरक्राफ्ट ड्राइंग्स का नॉलेज, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स का नॉलेज, जो कि मॉड्यूल 7A B1.1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मॉड्यूल 7A में दिया गया है, ये मॉड्यूल 6 में दिया गया है, ठीक है? तो ये जो दो मॉड्यूल है हर एक कैटेगरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इन दोनों की कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर वो B2 कैटेगरी का है तो मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 3, 4, 5 का नॉलेज उसके लिए, मॉड्यूल 6 का भी चाहिए, 7A का भी चाहिए, उसके साथ उसको मॉड्यूल 3, 4 का 5 का भी नॉलेज बहुत तगड़ा होना चाहिए, तभी जाके वो कोई चीज में ट्रबल शूट कर पाएगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम करेगा, ओके? और B1 वाले किस में काम करेंगे, B1.1 वाले वो ज्यादातर काम करेंगे
एयर फ्रेम सिस्टम्स के ऊपर और पावर प्लांट सिस्टम के ऊपर, और वो काम करेंगे किसके ऊपर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के ऊपर। ठीक है, याद रखना 66 में लिखा है बी 1.1 वाले, तो उनको भी मॉड्यूल 3 का जो नॉलेज है और मॉड्यूल 6 का जो नॉलेज है, मॉड्यूल 7A का नॉलेज है, इसमें वो बहुत महारथी होना चाहिए। और कोई मॉड्यूल तो पता नहीं, लेकिन मॉड्यूल 3, 6, 7 है, इसमें वो अच्छी खासी नॉलेजेबल होना चाहिए, तभी जाके वो क्या कर पाएंगे, सही तरीके से मटेरियल नॉलेज, एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर या सिस्टम्स का नॉलेज और एयरक्राफ्ट का ड्राइंग सही से पढ़ पाएंगे, तो मेंटेनेंस डाटा यूज करके ट्रबल शूट कर पाएंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि कभी भी कोई भी डिफेक्ट आता है, कभी भी कोई भी डिफेक्ट आता है तो वो क्या कर पाएंगे, उस डिफेक्ट का कॉज फाइंड करना है। कभी भी कोई भी डिफेक्ट है तो डायरेक्टली ठीक नहीं किया जाता, ये एविएशन का रेगुलेशन बताता है, स्टैंडर्ड्स बताता है, क्यों मैं आगे बताता हूँ। कभी भी कोई भी डिफेक्ट आएगा तो उसका कॉज या रूट कॉज पता करना है, और उसी को रूट कॉज को पता करने के लिए ही हम क्या करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में कहीं पे पेन होती है, पेट में कहीं पे लेफ्ट साइड में होती है, राइट साइड में होती है, कहाँ पे होती है, डॉक्टर बहुत कुछ एनालाइज करता है उसके ऊपर, जरूरी पड़ा तो बहुत सारी डायग्नोसिस टेस्टिंग करता है, जैसे अल्ट्रासाउंड करता है, एंडोस्कोपी करता है, बहुत कुछ करता है, और उसके बाद उसके रिपोर्ट की बेसिस में उसका कॉज पता चलती है, और उस कॉज की बेसिस में उस बाद उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कहीं पे आइसिंग हो गया या कहीं पे बोल्ट लूज हो गया, तो आप सीधा जाके टाइट नहीं कर देना है, वो लूज होने का कारण क्या है, कैसे हो गया, क्या उसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए, ट्रबल शूट करना चाहिए, एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप आगे जाके एक बेहतर इंजीनियर बन पाओगे। ठीक है, तो ये था बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग कैसे होता है, मेंटेनेंस डाटा को यूज किया जाता है, रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, मटेरियल का नॉलेज, मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स का नॉलेज और ड्राइंग्स का नॉलेज, एयरक्राफ्ट सिस्टम्स का नॉलेज, ये तीनों चीजों के बारे में डेली नया चीज सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे और एक वाल आ जाती है कि वो हमारा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी डीजीसी है, उसने क्या बोल दिया, आप कोई भी काम करोगे तो एविएशन मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ही करना है, और वो सारे स्टैंडर्ड्स कहाँ पे लिखा है, एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 में लिखा है, वो है रूल नंबर 60 ऑफ एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 में। तो आप एक मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सपोर्ट स्टाफ से करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, रूल नंबर 60 को कभी नहीं भूलना चाहिए, पढ़ना चाहिए बार बार, जब तक उसको आप सही तरीके से नहीं जान लेते। ठीक है, रट्टा नहीं मारने का इस रूल को, तो ये रूल को पढ़ने का, एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 का रूल नंबर 60 को, क्योंकि ये रूल बताता है आपको मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स के बारे में, मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स के बारे में। ओके, तो ये रूल से रिलेटेड जो किताबें हैं, CAR 145 है, उस किताब की नॉलेज आपके पास अच्छी खासी होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप अच्छा खासा सपोर्ट स्टाफ बन पाओगे। तो ये था ट्रबल शूट, ये था एयरक्राफ्ट लेजिस्लेशन से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस स्टैंडर्ड के बारे में। तीसरी चीज, जितना भी टूल्स है, जितना भी मेजरिंग इक्विपमेंट है, उसको आप प्रॉपरली यूज कीजिए और उसकी केयर लीजिए सही तरीके से, तो आप अच्छा खासा सपोर्ट स्टाफ बन सकते हैं। यहाँ पे फिर आ गया मॉड्यूल 7, ठीक है, या 7A या 7B, जो भी बोल सकते हो, आपकी जो भी कैटेगरी होगा। ठीक है, उसके बाद आती है, आप जो भी काम किए हो पिछली टाइम पे, आपको अगर सपोर्ट स्टाफ की जॉब चाहिए तो आप सारे के सारे लॉग बुक मेंटेन करके रखो, लॉग बुक की एंट्री मेंटेन करके रखो और सही तरीके से मेंटेन करके रखो, और जो भी लॉग बुक में आप एंट्री करते हो उसकी नॉलेज आपके पास मस्ट होना चाहिए। कभी भी इंटरव्यू में जाते हो तो वो आपको लॉग बुक मांगेगा,
जो भी इंटरव्यू है लॉग बुक मांगेगा तो आपको ये लॉग बुक क्या करना है, उसको दिखाना है कि ये काम मुझे आता है, दावे के साथ बोलना है, और वो चीजें आप उसको समझा पानी चाहिए उसके बारे में जो भी पूछेगा। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया हूँ कि आपको कि ट्रबल शूट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स या जो लेजिस्लेशन से रिलेटेड, तीसरा लॉग बुक, ये मैंने बोल्ड में इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और टूल्स भी इम्पोर्टेंट है, मेजरिंग इक्विपमेंट्स भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपके पास एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए कोई भी लैंग्वेज में। अपना इंडिया में हिंदी चलता है, अब इंग्लिश है तो और भी बेहतर है, और इंग्लिश ही होना चाहिए, ओके, क्योंकि सारी किताबें इंग्लिश में लिखा जाता है। इंग्लिश में अगर आप बोल नहीं पाते हैं तो भी एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग जो है बेहतर होना चाहिए, ठीक है। आप कोई चीज को गलत इंटरप्रेट ना कर दे, ठीक है, या अपनी मर्जी से इंटरप्रेट ना करे, जो भी प्रोसीजर है स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हुए ही काम करें। बहुत सारे टाइम हमारे पास ये होता है कि जब हम मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में घुसते हैं, एंट्री करते हैं, तो हम बहुत सारा अपना नॉलेज लगाए हुए अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमारे को बोला गया वो रूल के हिसाब से, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या करना है, वो मेंटेनेंस डाटा यूज करके ही, ट्रबल शूट फाइंड आउट करके ही वो काम करना है, और जिसको रिपोर्ट करने का उसको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन मेंटेन, और ये तभी मेंटेन हो पाएगा जब आप खुद का ख्याल सही से रखेंगे, और हम्बल भी होना चाहिए आपको अगर बहुत सारी टाइम ग्रो करना है बहुत स्पीडी में, तो आप हम्बल होना चाहिए। कोई भी काम देने से आप करना चाहिए विदाउट आर्गुमेंट, ओके। तो और फिजिकली और मेंटली भी आपको फिट रहना पड़ेगा, वरना एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए आपको वो लोग नहीं लेंगे अगर ये चीज आपके पास नहीं होगा तो। इसलिए इसको भी मैं बोल्ड में रखा हूँ। और उसके बाद की बात है कि आप जितने भी मेंटेनेंस का काम करते हो सपोर्ट स्टाफ की बेसिस में, टेक्नीशियन की बेसिस में, सारे के सारा एक लॉग बुक मेंटेन करो। डीजीसी की CAR 66 के अनुसार एक लॉग बुक आता है, ठीक है। वो लॉग बुक 400 या 450 रुपए की पड़ता है इंग्लिश बुक टूर से, ठीक है। तो आप उसको खरीदो। जब भी आप मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेंगे तो डेट, टाइम, किस एयरक्राफ्ट के ऊपर क्या मेंटेनेंस किया, बेस मेंटेनेंस, लाइन मेंटेनेंस, वो सब रिकॉर्ड विद इन 24 आवर करवा के, जिसके अंडर आप किए काम, जिस सर्टिफाइंग स्टाफ के अंदर, उसका साइन ले लेना है, ठीक है। वो आपको मेंटेन रखना है ताकि वही आपका असली मेंटेनेंस एक्सपीरियंस है। आपका लॉग बुक है तो सब कुछ है। ये इतना चीजें हैं जो आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने में मदद करेगा थ्रू सपोर्ट स्टाफ। तो आपको ट्रबल शूटिंग नॉलेज, आपको लेजिस्लेशन का नॉलेज, आपके पास एक लॉग बुक होना चाहिए कि आपने ट्रेनिंग लिया है बोल के, और चौथी चीज, आप पंक्चुअल और डिसिप्लिन, हम्बल होना चाहिए, फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए, और लास्ट चीज कि आप हमेशा अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन रखें, ठीक है। इसके अलावा मेरी तरफ से एक बोनस पॉइंट है कि आप डाटा, आप जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं कि आपकी एनवायरनमेंट को नोटिस करो, ठीक है, फिजिकली और साइकोलॉजिकली भी, कि उस वहां पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसको एनालाइज करो, किसको क्या चाहिए जैसा रहता है। जैसे तुम जाओगे आज सपोर्ट स्टाफ, तो किसी ना किसी सर्टिफाइंग स्टाफ के अंडर में काम करोगे, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा टाइम काम करने के बाद वो क्या चीजें वो डिमांड करता है, कौन सा टूल उसको पसंद है, किस टाइप का मेंटेनेंस प्रोसेस उसको पसंद है, उसको जैसे पसंद है आपको उस टाइप का काम करवा के उसे दिखाना पड़ेगा, ताकि आपका नाम वो ऊपर के लिए, प्रमोशन के लिए सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रहे, तो आपको उसको समझना है, सर्टिफाइंग स्टाफ को, आप जिसके अंडर काम करते हैं, ठीक है। तो ये था मेरी ओर से इतनी चीजें कि आप एक बेहतर सपोर्ट स्टाफ बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या है कि इतने सारे स्किल्स होना चाहिए।
खाली लोग बोलते हैं मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स, कुछ जरूरी नहीं है इतना सारा मॉड्यूल दिमाग में प्रेशर डाल के। आपको ये चीजें डेली बेसिस में सीखना चाहिए। 365 डेज में अगर आप 2 साल 3 साल के कोर्स जो कर रहे हैं, आप ये 3-4 चीजें अगर डेली मेंटेन करके डेली ट्रबल शूटिंग सीखेंगे, डेली आप स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, डेली करेंगे, भले ही आपका मॉड्यूल निकले या ना निकले, आप COFAR ले जाते हैं तो आप एक बेहतर टेक्नीशियन बन सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पास 2 या 3 ठो मॉड्यूल होते हुए भी वो टेक्नीशियन बने। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मॉड्यूल्स नहीं निकालना है। जो पढ़ते हैं मॉड्यूल्स निकालते हैं बेहतर है, उनका मॉड्यूल्स निकल गया, वो काम पे ध्यान रखेंगे, नया नया चीजें सीखेंगे। लेकिन जो पढ़ाई में उतना स्ट्रांग नहीं है, उस जिनको पढ़ाई में बहुत तकलीफ होता है, वो धीरे धीरे पढ़ाई करे, आराम से मॉड्यूल्स निकाले। 10 ईयर्स की टाइम मिलता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप डरिए मत कि आप एएमई नहीं बन पाएंगे, जिनके पास मॉड्यूल है वो ही एएमई बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये एक गलत धारणा है, ठीक है, कि आप धीरे धीरे चीजें थोड़ा थोड़ा तो सीखे। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं सीखेंगे, हम पढ़ते नहीं है, हमारा कुछ नहीं होने वाला है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो आपको इतना चीजें सीखना चाहिए। इसके बाद की जो बात आती है सर्टिफाइंग स्टाफ की, आप जैसे ये काम किए करते करते, जैसे हम अभी बात करेंगे B1.1 की या B2 की, ठीक है, वो सर्टिफाइंग स्टाफ बनेंगे कैसे। तो वो अगर उनके लिए एक्सपीरियंस है 5 साल की, 5 ईयर्स की, अगर 5 साल की ये सपोर्ट स्टाफ की एक्सपीरियंस ले लेते हैं मेंटेनेंस में, तो वो किसी के ऊपर, एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर, एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर, वो भी एयरक्राफ्ट एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, वो 66 में लिखा है, मैं पहले भी पढ़ा हूँ। तो आपको अगर सर्टिफाइंग स्टाफ बनना है तो यहाँ पे भी कंडीशंस है। आप क्या करेंगे, एक्सपीरियंस लेने के बाद DGCA को अप्लाई करेंगे कि मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया और ट्रेनिंग तो मैं लिया हूँ, मेरे को अभी क्या कर दे एएमई का लाइसेंस दे दे। लेकिन लाइसेंस मिलता नहीं है। लाइसेंस कैसे मिलता है, टाइप ट्रेनिंग और टाइप एग्जाम करना पड़ता है, या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और OJT और टाइप एग्जाम करके भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट के ऊपर मिलता है, जो प्रीवियस वीडियो में मैं बताया हूँ, ठीक है। तो ये सब बात नहीं करेंगे। तो आपके पास एएमई लाइसेंस हो गया, आपके पास अगर एएमई लाइसेंस हो गया तो आप किसके लायक बन जाते हैं, सर्टिफाइंग स्टाफ बनने लायक हो जाते हैं। मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस हो गया, आफ्टर कैरी आउट ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, आप एलिजिबल हो जाते हैं उसे सर्टिफाई करने के लिए, उस एयरक्राफ्ट को, एयरक्राफ्ट पार्ट को आफ्टर मेंटेनेंस। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपके पास एएमई लाइसेंस है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग भूल जाते हैं। एएमई DGCA में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, एएमई लाइसेंस है, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस लिया, एएमई लाइसेंस ले लिया, लेकिन आप जिस मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन आपको अगर ऑथराइजेशन नहीं दिया है आज पर, ठीक है, ऑथराइजेशन नहीं दिए आज पर 145 सेक्शन A पॉइंट नंबर 35 की रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो आप कोई भी एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई नहीं कर सकते। अगर कोई मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑथराइजेशन दिया है और आपके पास लाइसेंस है, इसीलिए ऑथराइजेशन दिया है कि आप सर्टिफाई कर पाएंगे कुछ एयरक्राफ्ट को या एयरक्राफ्ट पार्ट को, ठीक है, तो तभी आप क्या बनेंगे, सर्टिफाइंग स्टाफ। तभी आप क्या बनेंगे, सर्टिफाइंग स्टाफ बनेंगे। तभी हम बोलेंगे कि वो पर्सन को सर्टिफाइंग स्टाफ। आपको ऑथराइजेशन नहीं दिया है और आपके पास लाइसेंस है और आप अभी भी सिर्फ काम कर रहे हैं, तो भी आपको क्या बोला जाएगा, सपोर्ट स्टाफ। तो अभी कौन सा ऑप्शन चाहिए आपको, ये ऑप्शन सही लग रहा है कि आप इतना सारा पैसा खर्च करके टाइप ट्रेनिंग लेके आप लाइसेंस लेने के बाद भी आप सपोर्ट स्टाफ ही काम करना चाहते हैं, तो आप कौन सा पसंद करना चाहते हैं, ये वाला कि ये वाला? क्योंकि इसमें तो आपको टाइप ट्रेनिंग करना है, टाइप ट्रेनिंग के लिए काफी पैसे खर्चा होगा, तो वो ज्यादातर मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन ही आपको टाइप ट्रेनिंग करवा देगी। आपके पास ये स्किल्स है तो याद रखना, ये स्किल्स को स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, इसमें से कोई भी स्किल मिस मत करना, ठीक है, ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा कुछ। तो
आप सर्टिफाइंग स्टाफ तभी बनते हो कि एक बार एएमई लाइसेंस है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। कोई ऑर्गेनाइजेशन में 10 एयरक्राफ्ट है, वहां पे आप हर साल बच्चे पास होते हैं। मान लो 100 जन टाइप रेटेड लाइसेंस लेके गया, एएमई लाइसेंस टाइप रेटेड लाइसेंस लेके गया, तो आपको इंजीनियर कितना जरूरी है वहां पे? सर्टिफाइंग स्टाफ की 10 ही तो जरूरी है। मान लो 20 जरूरी है, बढ़ा देते हैं, तो बाकी 80 के पास भी लाइसेंस है, वो क्या क्या घर बैठ जाएंगे? वो तो इंजीनियर बन के काम नहीं करेंगे, तो वो सिर्फ आज सपोर्ट स्टाफ रहेंगे। ठीक है, उनको ऑथराइजेशन नहीं मिलने वाली, तो ऑथराइजेशन लिमिटेड पर्संस को मिलती है। ठीक है, खुद को प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो गया, या तो आप सपोर्ट स्टाफ में जिंदगी बिताए, बेहतर है, आपके पैसे बढ़ती रहेगी। दूसरा, आप सपोर्ट स्टाफ में काम करने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद लाइसेंस होल्डर बन जाइए और आज सपोर्ट स्टाफ ही काम करते रहिए। तीसरा, अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिलता है आपको सर्टिफाइंग स्टाफ का, वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और सर्टिफाइंग स्टाफ बनिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन है। तो आप जो जॉब कर रहे थे, ये 3 टाइप का जॉब है। ठीक है, ठीक है, तो कैटेगरी कौन सा? कैटेगरी ए, कैटेगरी B1, कैटेगरी B2, कैटेगरी B3। ये 4 में से कोई ना कोई एक लाइसेंस लेने के बाद ही आप कैटेगरी सी के लिए एलिजिबल होते हैं। ये 66 में लिखा है, ये लाइसेंस है। अभी आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और कौन सा पोस्ट होता है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप सिर्फ एएमई में ट्रेनिंग लिया है और काफी एक्सपीरियंस हो गया और लाइसेंस नहीं ले पाए, तो आप बन सकते। एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप बन सकते हैं। आप खुद का अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन खोल के उसमें आपको सीईओ पोस्ट मिल सकता है, या तो खुद का भी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो भी आप कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ बन सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। दूसरा पोस्ट है अकाउंटेंट मैनेजर। अकाउंटेंट मैनेजर को भी कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं या कोई बेसिक क्वालिफिकेशन है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है, तो भी अकाउंटेंट मैनेजर बन सकते हैं। तो एएमई के लिए भी ऑप्शन है। इसके अलावा क्वालिटी मैनेजर, जो क्वालिटी मैनेजर इसके पास एएमई की लाइसेंस तो जरूरी नहीं है, लेकिन एएमई की एक्सपीरियंस की जरूरी है। तो अगेन मैं कहना चाहूंगा, आप अगर सपोर्ट स्टाफ का काम किए हैं, मान लो टेक्नीशियन का काम 5 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए ऐसे काम किए हैं, तो आज क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी ऑडिटर, ठीक है, क्वालिटी कंप्लायंस मॉनिटरिंग स्टाफ, ऐसे बहुत पोस्ट निकलती है, उसके ऊपर आप ध्यान रख के काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉमिनेटेड पर्सन। मान लो आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन में आज सपोर्ट स्टाफ 5 ईयर, 10 ईयर ऐसे बहुत सारे काम किए, आप सर्टिफाइंग स्टाफ नहीं बन पा रहे, तो आप ये बन सकते हैं। इसके लिए भी लाइसेंस जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मैनेजरियल पोस्ट है। ठीक है, बेस मेंटेनेंस मैनेजर, लाइन मेंटेनेंस मैनेजर, वर्कशॉप मैनेजर, स्टोर मैनेजर, डिस्पैच मैनेजर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। अभी कोई बच्चा पूछेगा मेरे को कि सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग ज्वाइन किया हूँ एएमई कॉलेज और एएमई में मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप एक बढ़िया सा ऑप्शन है आपके पास, एयरक्राफ्ट्स के ऊपर एनडीटी होती है, आप एनडीटी इंजीनियर बन सकता है। लेकिन एएमई कॉलेज में इसका ट्रेनिंग नहीं होती है, ये होती है डीजीसीए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, वो स्पेशली एनडीटी का कुछ मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करता हूँ। ठीक है, ये एनडीटी पर्सन भी बात कर सकते हैं, बन सकते हैं। तीसरा, ह्यूमन फैक्टर इंजीनियर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय किया जाता है। अभी बात करते हैं जो एनडीटी स्टाफ बनना चाहते हैं, एएमई बनना नहीं चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, कोई जॉब नहीं मिला, तो आप एएमई किए हैं तो अच्छे क्वालिफिकेशन तो गेन कर दिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट में मैग्नेटिक प्रैक्टिकल इंस्पेक्शन, अल्ट्रासाउंड होता है, ये एक एनडीटी है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिंग टेस्टिंग है। ठीक है, पार्ट्स को विथआउट डेस्ट्रॉयड किए हुए, रेडियोग्राफी होता है, ठीक है, थर्मोग्राफी होता है, मैग्नेटिक प्रैक्टिकल इंस्पेक्शन, अल्ट्रासाउंड, रेडियोग्राफी, थर्मोग्राफी, ऐसे 8 से 9 टाइप का है टेस्ट, एनडीटी टेस्ट, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं,
ट्रेनिंग ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसके लिए आपको एक टेस्टिंग के लिए 5 से 7,000 खर्चा होता है। इसका मतलब आप 52,000 के अंडर आप इसका क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इसके लिए भी लाइसेंस का एग्जाम होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। वो अगर पास कर जाते हैं तो एनडीटी स्टाफ बन सकते हैं, एनडीटी इंजीनियर बन सकते हैं। और यार इसका फायदा ये है कि एविएशन में और एविएशन के बाहर, नॉन एविएशन में, मतलब एविएशन इंडस्ट्री में भी और आउटसाइड एविएशन में भी आप ये काम कर सकते हैं और इसमें काफी पैसा भी कमा सकते हैं। ओके, एनडीटी स्टाफ भी बन सकते हैं। इसके बाद आता है, आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, आपने ट्रेनिंग लिया, तो आपने देखा होगा बहुत सारे एयरक्राफ्ट के पार्ट्स डेवलप करने वाली, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, जैसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम है, ठीक है। प्राइवेट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जैसे एयरबस इंडिया में कुछ ब्रांचेस खोल रखा है, बोइंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एचएल है, एचएल के जो थर्ड पार्टी सप्लायर कंपनी से, ठीक है, वहां पे काम कर सकती है। इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ये बेंगलोर में है, इसमें काम कर सकते हो। तो ये चीज आप गूगल में ढूंढ सकते हो कि कौन सा एयरक्राफ्ट पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो आप एएमए की क्वालिफिकेशन दिखा के उसमें क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, ठीक है। आप उसमें भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट के लिए। इसके बाद आता है, आपको कुछ भी नहीं मिला तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कुछ एविएशन मैनुअल, एरोटिकल एरोस्पेस मैनुअल डेवलप करने वाले इंडस्ट्री है, जैसे फ्लाइट डॉक्स करके कंपनी है, टेक पब्लिकेशन करके कंपनी है, आप सर्च कर सकते हो मैनुअल डेवलप करने वाली कंपनीज, ठीक है। और उसमें अपना रेज्यूम डाल सकते हो। और कैसे डालोगे क्या, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि आपको रेज्यूम देना है, आपको कवर लेटर देना है, और आपको क्या क्या देना है, और उनका वेबसाइट में कैसे अप्लाई करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बात चल रही है सिर्फ आपकी जॉब की पोस्टिंग क्या है और एएमई की बात कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं मिला, आप अच्छी खासी पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, तो घर में खाली मत बैठिए, कोई ना कोई एएमई कॉलेज ज्वाइन कीजिए। एएमई 147 बेसिक मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कीजिए। और स्टार्टिंग में तो आप इंस्ट्रक्टर नहीं बन पाएंगे, स्टार्टिंग में आप बनेंगे प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये 6 months to 1 year तक, 6 months से लेके 1 year तक करने के बाद आप, उसके बाद आता है इंस्ट्रक्टर पोस्ट कर सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। इतना था आज की वीडियो में कि आप कैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग करने के बाद आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, ठीक है। तो ये कंपनीज है, ये कुछ एयरलाइंस है, शेड्यूल एयरलाइंस और कुछ नॉन शेड्यूल एयरलाइंस। ऐसे इंडिया में 114 अभी एक्टिवली अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। कुछ इंडिपेंडेंट अप्रूव्ड मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइजेशन है, और कुछ एयरलाइन ऑपरेटर के अंडर में आते हैं, कुछ एयरलाइन ऑपरेटर के अंडर में आते हैं कुछ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम उनके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो में उनकी लिस्ट दूंगा और उनमें बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करेंगे अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। और कोई जॉब वैकेंसी हो तो कैसे अप्लाई करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। खास करके ये जो बात मैंने बताया, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, डेली बेसिस में ये चीज सीखिएगा। ये चीज आपकी डेली सुबह उठने के बाद, कॉलेज जाने से पहले ये चीज आपके पास मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।